नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। एनसीडी में बहुमत होने के बाद भी क्यों मेयर नहीं बना पा रही आप? एलजी या बीजेपी है रुकावट या कोई और वजह? होगी सियासी दलों से चर्चा। साथ ही बताएंगे देश के बहादुर बच्चों ने पीएम मोदी के साथ अपने किन अनुभवों को किया साझा। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र का एक सैन्य दल भी लेगा भाग। क्या है गणतंत्र दिवस की तैयारियां? होगी नजर। साथ ही देश, दुनिया और खेल के मैदान से भी होंगी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से मिले पीएम मोदी। बच्चों ने पीएम मोदी से साझा किए अपने अनुभव। पीएम ने कहा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए छोटी समस्याओं के समाधान से करें शुरुआत। बच्चों ने विभिन्न मुद्दों पर मांगा पीएम का मार्गदर्शन। दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव में फिर हंगामा। एक बार फिर नहीं चुना जा सका मेयर। सदन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में टकराव। नारेबाजी और शोर शराबे के बाद बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। चुनाव के लिए नए तारीख का ऐलान अभी नहीं। बीजेपी और आप ने एक दूसरे पर साधा निशाना। सेना से सबूत मांगने के कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बयान पर जारी है घमासान। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने फिर बोला हमला। कहा, यह शर्म की बात है कि राहुल गांधी हजारों किलोमीटर साथ चलने के बाद भी दिग्विजय सिंह को भारत की सेना का सम्मान करना नहीं सिखा पाए। सेना के पूर्व अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों ने भी कांग्रेस पर उठाए सवाल। भारत के दौरे पर पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी। गणतंत्र दिवस समारोह के होंगे मुख्य अतिथि। कल पीएम मोदी के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर करेंगे द्विपक्षीय बैठक। सशक्त, स्वदेशी, आत्मनिर्भर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक और बड़ा कदम। देश में लॉन्च हुआ स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ऐसी तकनीकों से गरीबों की होगी मदद। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने दाखिल की 6000 पन्नों की चार्जशीट। कहा, छतरपुर में मिले हैं श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े। जांच में साइंटिफिक मेथड का किया गया इस्तेमाल। डिजिटल सबूत के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जीपीएस लोकेशन को भी किया गया ट्रैक। इंदौर में न्यूजीलैंड के साथ तीसरे वनडे में बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 386 रन का विशाल लक्ष्य। जवाब में शुरुआती झटके के बाद संभाली कीवी टीम। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल वर्ग के सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में विरोधी टीम के हटने की वजह से मिला वॉकओवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर बातचीत की। इस दौरान देश के बहादुर बच्चों ने अपने अनुभवों को साझा किया। बच्चों ने प्रधानमंत्री से कई चुनौतियों को लेकर सवाल भी पूछे। प्रधानमंत्री ने बच्चों को छोटी छोटी समस्याओं के हल ढूंढने, अपनी क्षमता का विस्तार करने और बड़ी चुनौतियों के खिलाफ आत्मविश्वास बढ़ाने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य, कला और संस्कृति को एक विकल्प के रूप में चुनने और नवोन्मेष को लेकर भी चर्चा की। गौरतलब है कि केंद्र सरकार नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला एवं संस्कृति और वीरता की 6 श्रेणियों में बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 11 बच्चों को पीएमआरबीपी पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले बच्चों से आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय में मुलाकात की। पुरस्कार जीतने वाले बच्चों ने पदक जीतने पर खुशी जाहिर की तो बच्चों के माता पिता ने भी बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए उम्मीद जाहिर की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले बच्चों से दिल्ली में मुलाकात की। गौरतलब है कि इस साल बाल पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। ये सभी राज्यों और जिन जिन ज़िलों से ये बच्चे हैं विशेष, उन ज़िलों के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनके जो योगदान है उसकी पुष्टि होती है। सभी राज्य सरकारों के साथ उनका जो काम है, जो बच्चे प्रस्तावित करते हैं, उसकी पुष्टि होती है। साथ ही एक्सपर्ट्स की टीम भी बैठती है जिसमें मंत्रालयों के भी अलग अलग विशेषज्ञ बैठते हैं। उनका जो मंथन होता है उसमें से नाम फिर चुने जाते हैं। इस अवसर पर डीडी न्यूज से बात करते हुए पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों ने पुरस्कार पाने पर खुशी जाहिर करते हुए अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में मेहनत की है। मुझे ये अवार्ड इनोवेशन के लिए मिला है। तो मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, माइक्रोपा उसका नाम, जो कि पीने के पानी में पाए जाने वाले माइक्रो प्लास्टिक्स को आसानी से डिटेक्ट और फिल्टर करने का एक इनोवेटिव सोल्यूशन है। I am world number 1 in under 12 girls and I was also world number 1 in under 11 girls and world number 2 in under 10 girls. I am also a women FIDE master and I have also achieved women candidate master titles in chess. And I won many international medals like Asian, Western Asian and many more. मैं जब से 9 साल की थी मैं एंटी बुलिंग और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रही हूँ और मैं बच्चों को उसके बारे में बात करती हूँ और समझाती हूँ कि उसको ओवरकम कैसे करना है। और अभी तक मैंने 20 लाख बच्चों की मदद की है। अपने बच्चों को सफलता की सीढ़ियां चढ़ता देख हर माँ बाप का सीना चौड़ा होता है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला जब पुरस्कार पाने वाले बच्चों के माँ बाप ने कहा कि वे खुश हैं कि उनके बच्चों को पुरस्कार मिला है। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव आज भी नहीं हो सका। सदन की बैठक शुरू हुई, पार्षदों का शपथ पूरा हुआ, लेकिन मेयर चुनाव की बात आते ही हंगामा शुरू। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया, जबकि आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए भाजपा पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया। दिल्ली नगर निगम के लिए मेयर का चुनाव एक बार फिर अटक गया। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच जोरदार टकराव की वजह से एक बार फिर चुनाव टल गया। सदन की दूसरी बैठक में पार्षदों की शपथ की प्रक्रिया तो जैसे तैसे पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। दोनों ही दलों के बीच टकराव की स्थिति नजर आई। नारेबाजी और शोर शराबा काफी बढ़ गया। स्थिति को देखते हुए पीठासीन अधिकारी ने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा आम आदमी पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पालन करने की नसीहत दे रही है, तो आम आदमी पार्टी भाजपा पर चुनाव टालने और एक गलत परिपाटी शुरू करने का आरोप लगा रही है। आज भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने गाली गलौज किया, हंगामा किया, वो आज भी टेबल पर खड़े हो गए। ये साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ में ये गलत बर्ताव हो रहा है कि हमको मेयर नहीं मिल रहा, तो ऐसे आम आदमी पार्टी के पार्षदों को सोचना चाहिए, उनके नेताओं को सोचना चाहिए हाउस में कैसे बैठना है, महिला पार्षदों के साथ में कैसे व्यवहार करना है। आम आदमी पार्टी के पार्षद पूरी तरह से शांति के साथ बैठे हुए थे, पूरे समय शांति के साथ बैठे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर अपने पार्षदों से हंगामा करवाया। 250 सदस्यों वाले सदन में आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद निर्वाचित हुए हैं और भाजपा के 104। आपकी ओर से महापौर के लिए शैली ओबराय और भाजपा की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में हैं। वहीं उप महापौर के लिए आपने मोहम्मद इकबाल और भाजपा ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 जनवरी को पहली बैठक हुई थी, लेकिन हंगामे की वजह से उस दिन भी चुनाव नहीं हो सका था। चुनावी प्रक्रिया में बार बार अड़ंगे का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। निगम विकास कार्य को नहीं करा पा रहा है। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं होने देना चाहती है। आज का जो दृश्य दिखा है
तो आम आदमी पार्टी, उसके नेता तो बाहर कह रहे हैं कि जी हम अब चुपचाप खड़े हैं, लेकिन अंदर उनके पार्षद जितना हंगामा, गाली गलौज, इट मीन्स कि उनको हंगामा खड़ा करना है। और ये स्थिति का जो नुकसान दिल्ली उठा रही है, आम आदमी पार्टी का रवैया अलोकतांत्रिक है और हम इसकी निंदा करते हैं। परिसीमन के बाद नगर निगम की 250 सीटें हो गई थीं। साथ ही एक निगम की व्यवस्था दिल्ली में की गई। 10 साल बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में एक ही मेयर का चुनाव होना है। मेयर के चुनाव में 7 लोकसभा तथा 3 राज्यसभा सांसदों और विधानसभा द्वारा मनोनीत 14 विधायक मतदान करेंगे। 14 विधायकों में 13 आम आदमी पार्टी के और 1 भाजपा के विधायक को मनोनीत किया गया है। धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में मेयर को चुनाव को लेकर जो संग्राम है उसी पर होगी विशेष चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। सेना से सबूत मांगने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बयान पर घमासान जारी है। बीजेपी ने एक बार फिर हमला बोला और कहा कि ये शर्म की बात है कि राहुल गांधी हजारों किलोमीटर साथ चलने के बाद भी दिग्विजय सिंह को भारत की सेना का सम्मान करना नहीं सिखा पाए। सेना के पूर्व अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के महासचिव और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का ये बयान कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता पहले भी सेना के शौर्य पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय का दिया गया बयान सियासी घमासान का कारण बन चुका है। देश के कई हिस्सों में इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट ने दिग्विजय के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलवामा कांड और इस तरह के शब्दों का उच्चारण आर्मी के विरोध के अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध के अंदर, और जनरल रणधीर सिंह जीओसी जब उसने स्पष्ट कर दिया ये बहुत बड़ी एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। आन बान शान के लिए हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन आज उसी आर्मी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके इस यात्रा का बेड़ा गर्क करने का प्रयास कर दिया गया है। जिस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवादियों की कमर टूट गई, जिस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान कराहने लगा, उसी सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस पार्टी के फिर से सबूत मांगने के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमलावर है। मंगलवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय सेना की परंपरा, उसकी वीरता और बलिदान पर गर्व है और हमें राजनीति से ऊपर उठकर सेना का सम्मान करना चाहिए। प्रसाद ने कहा कि ये शर्म की बात है कि राहुल गांधी हजारों किलोमीटर साथ चलने के बाद भी दिग्विजय सिंह को भारत की सेना का सम्मान करना नहीं सिखा पाए। राहुल गांधी पहली बार बोले हैं कि मैं सेना का सम्मान करता हूं। जो पार्टी की ओर से गंभीर सवाल उठाए गए थे उसको उन्होंने पहली बार कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं। राहुल जी, दिग्विजय सिंह आपके साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं, तो हजारों किलोमीटर की यात्रा में आप उनको समझा नहीं पाए थे क्या? वो कोई पहली बार बोले थे क्या? और आज जब आपने ये कहा तो आपने कुछ और सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। राहुल का कहना है कि सेना पर हमारा पूरा विश्वास है, अगर आर्मी कुछ करे तो सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने कहा खुद राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह इससे पहले भी भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठा चुके हैं। बीजेपी ने पूछा है कि राहुल को ये बात समझने में इतनी देर क्यों लगी। इतना आपको समय क्यों लगा सफाई देने में? राहुल गांधी जी, why it took so many years for you to publicly state that you respect your institution of armed forces? तो आप ये भी कह देते कि जो उन्होंने पहले बोला है उसके लिए आई एम सॉरी, तो गलत था। बीजेपी के तमाम और नेताओं ने भी इस मामले में कांग्रेस को घेरा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बयान दिखाता है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है? टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है,
और राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सेना कमजोर होगी। सेना का मनोबल गिराने का पाप और अपराध तो कम से कम कांग्रेस ना करे। सेना के पूर्व अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस मामले में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। This gentleman does not know what he is talking about. He's been misinformed and is not aware of the facts. I took over as the Commander-in-Chief of Western Air Command 2 days after the Balakot strike, and I'm fully aware of what transpired. Let me assure all of you that our brave pilots did exactly as they were briefed and achieved all the objectives that we had set for them. बड़े शर्म की बात है कि उन्होंने इतने समय बाद फिर से ये बात को उठा लिया। ये जो बालाकोट स्ट्राइक हुई है ये जेन्युइनली हुई है और की गई है, और इसके लिए मैं अपने देश की सरकार को शेर देना चाहता हूं कि उन्होंने एक कदम उठाया जिसके कारण हम पाकिस्तान को सबक सिखा सके। फौज कोई सबूत नहीं देती, भगवान भी सबूत नहीं मांगेगा तो नहीं देगी। क्यों दे? किस बात का सबूत? अगर आपको जाना तो आप पाकिस्तानियों से पूछिए। सेना के इस पराक्रम पर देश को गर्व है और हर नागरिक सेना का सम्मान करता है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अराजनीतिक सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करने का हक किसी को नहीं है। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने सेना पर सवाल खड़ा किया है। बात अलग इसलिए हो जाती है कि भारत जोड़ो यात्रा में जहां एक तरफ राहुल गांधी मीलों की यात्रा कर रहे हैं, उस मीलों की यात्रा में लगातार दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के साथ है और दिग्विजय सिंह सेना के बारे में क्या सोचते हैं उन्होंने अपने बयान से साफ कर दिया। हालांकि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह के जरूर किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनके व्यक्तिगत उनकी राय है, लेकिन इस बार इसका विरोध सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं कर रही हैं, बल्कि देश में भी एक कड़ा विरोध इस पूरे बयान को लेकर है, जिसमें तमाम जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही साथ सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस से आखिर सेना पर सवाल और कब तक उठाता रहेगी कांग्रेस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए न्यूज़ 9। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का। फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Langon pe Spartadan pe gyal khapi Sondo soso jani serce Naso shaspetski talpi Rikshum chos luk soso inna Kragar yulir gyudzin
Chiagarga capucento sparta dantere vai Lada mi mascuni Nina solvamos lami Chiagara me gelda Tus gyums dan polusi Rijaldo sunchada Undes beji gyuri Chiagara me gelda Tus gyums dan polusi Rijaldo sunchada Undes beji gyuri परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज बताया कि कार्यक्रम के लिए इस साल रिकॉर्ड 38 लाख से भी अधिक पंजीकरण हुए हैं, जिनमें विभिन्न राज्य बोर्ड के छात्र भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस साल 155 देशों के छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का छठा संस्करण आगामी 27 जनवरी को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम को लेकर छात्रों के बीच जबरदस्त उत्साह है और इस साल 38 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.5 गुना से भी अधिक है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस बार विभिन्न राज्य परीक्षा बोर्ड के भी 16 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। माईगॉव प्लेटफॉर्म पर छात्रों ने करीब 20 लाख प्रश्न प्रधानमंत्री को भेजे हैं। पिछले साल की रजिस्ट्रेशन की तुलना में इस बार लगभग 15,73,000 ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। टोटली 38 लाख से रजिस्ट्रेशन इस साल हुई है और इस साल हम लोगों की कोशिश रही स्टेट बोर्ड में परीक्षा देने वाले बच्चे इसमें से आए। लगभग 16 लाख बच्चे स्टेट बोर्ड की इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 2000 से अधिक छात्र, अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे। देश के अलग अलग राज्यों से चयनित 102 छात्र भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय कला उत्सव के 80 अवार्ड विजेता छात्र भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी अपने पूरे कामकाज के अंदर, इतनी व्यस्तता के अंदर देश की नई पीढ़ी को तैयार करने में भी अपने समय निकाल रहे हैं। एज ए गार्डियन, एज ए पेरेंट और एज ए मेंटोर उन्होंने परीक्षा पे चर्चा को खुद लीड करने का काम किया। 2018 में शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों को परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने, उनके सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित हो रहा है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अदालतों में लंबित पड़े मामलों को बड़ी चुनौती बताते हुए कहा है कि इसके लिए सरकार और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने एक जज की नियुक्ति से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की अनुशंसा पर आईबी और रॉ की रिपोर्ट के हिस्से को सार्वजनिक किए जाने को गंभीर मामला बताया। देश की अदालतों में 4 करोड़ 90 लाख लंबित मामलों को बड़ी चुनौती बताते हुए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्याय में देरी अन्याय के बराबर होती है। इन लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा। Pendency means delay of justice.
Delaying of justice is denying of justice. When we are talking about access to justice, we must ensure that the justice must be delivered at the fastest possible pace. So, delivery of justice is a critical component here. The only way to reduce the rate of pendency is by coming together between government and judiciary. जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को लेकर न्यायपालिका और विधायिका में मतभेद को लेकर कानून मंत्री ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है जिस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता सौरभ किरपाल की नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा पर आईबी और रॉ की रिपोर्ट के हिस्से को सार्वजनिक किए जाने को कानून मंत्री ने गंभीर मामला बताया। जहां तक बहुत ही सीरियस जो रॉ का इंफॉर्मेशन, रॉ का इनपुट्स और आईबी का इनपुट्स को पब्लिक डोमेन में डालने का सवाल है, ये गंभीर विषय है। सही समय पर मैं इस पे टिप्पणी जरूर दूंगा। कानून मंत्री ने ई कोर्ट प्रोजेक्ट के विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को भी जल्द ही लागू कर लिया जाएगा। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज संयुक्त रूप से स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की टेस्टिंग की। आईआईटी मद्रास की इंक्यूबेटेड फर्म जेएनके ऑपरेशंस ने भार ओएस नामक मोबाइल फोन के लिए एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। एप्पल के अलावा बाकी लगभग सभी स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भार ओएस भारत का नया प्राइवेसी सेंट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। भार ओएस को कड़े प्राइवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स वाले संगठनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। नया स्वदेशी ओएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत तैयार किया गया है। भार ओएस एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो आज का स्टेप है, इस स्टेप से सॉफ्टवेयर वाले पीस में जो एक बहुत बड़ा गैप था, वो गैप भी फिलअप होता है। आईआईटी मद्रास को, स्टार्टअप्स को, आप सबको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस तरह की तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नीतियों में बदलाव को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीकें गरीबों की कई तरीके से सहायता करेंगी। इनोवेशन जो एकेडमिया से होती है, लैबोरेटरी से होती है, इंडस्ट्री उसको अपने तरीके से कैसे उसको कमर्शियलाइज करे, अडॉप्ट करे, उसको भी बढ़िया से जोड़ा गया है। और उस आधार पे हमारी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पे सारे विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार सब मिलके इसको एक पॉलिसी एनाबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये आजाद भारत में प्रधानमंत्री जी की विजन का एक अप्लाइड एक्सपेरिमेंट है। ये आने वाले दिनों में बहुत सक्सेस हो, क्योंकि इसकी मूल बेनिफिशियरी गरीब आदमी होगा। गरीब आदमी होगा, उसकी डाटा, उसकी हेल्थ साइंस, उसकी एग्रीकल्चर, उसकी ट्रांजैक्शन, ये सब आने वाले दिनों में धीरे धीरे अपने व्यवस्था में हो जाएगी। रोजगार सृजन होगा, अपने देश में उद्योग आएंगे। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 6,629 पन्नों की चार्जशीट साकेत कोर्ट में दाखिल की है। आरोप पत्र को पुलिस ने फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार किया है। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब की कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने आरोपी की न्यायिक हिरासत 2 सप्ताह तक बढ़ाकर 7 फरवरी कर दी है। आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने मई महीने में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की निर्ममता से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपित ने शव के 30 से ज्यादा टुकड़े कर उन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया था। श्रद्धा के पिता की शिकायत पर 10 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया। उसके बाद इस जघन्य हत्या के मामले का खुलासा हुआ। इससे पहले श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई में लिव इन में रह रहे थे। उसके बाद वो दिल्ली आए, जहां 18 मई की रात आरोपित ने घटना को अंजाम दिया था। एरिया में मेहरौली के काफ़ी बड़ा वहाँ पे जंगल एरिया है और उसमें एक्यूज के इंस्टेंस पे हम लोग कुछ बॉडी पार्ट्स, बेसिकली बोन्स रिकवर कर पाए। साइंटिफिक मेथड्स को काफ़ी इस्तेमाल में लाया हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान।
जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ पे एफएसएल टीम्स और सीएफएसएल टीम, क्राइम टीम द्वारा इंस्पेक्शंस कराए गए। फिजिक्स और बायोलॉजी डिवीजन द्वारा ब्लड और बोन टेस्ट कराए गए। साथ में डीएनए। और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा हो गया है और यह हादसा वजीर हसन रोड पर स्थित अलाया अपार्टमेंट इमारत में हुआ है। अलाया अपार्टमेंट की 4 मंजिला इमारत के अचानक ढह जाने से कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 3 लोगों के मरने की भी खबर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बचाव कार्य में लगी हुई है। यह घटना शाम भूकंप के झटके आने के कुछ देर बाद ही घटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हर संभव मदद पहुंचाने और घायलों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए हैं। इस समय की बड़ी खबर, 3 लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। हमारे साथ रामेंद्र, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पुलिस बचाव कार्य में इस समय लगी हुई है। लखनऊ से यह खबर आ रही है। अचानक धस गई है और इसमें बड़ी संख्या में लोग दबे हुए हैं। अभी 7 लोगों को अचेत अवस्था में हॉस्पिटल भेजा गया है। 3 लोग सिविल अस्पताल लखनऊ में, 4 लोगों को ट्रामा सेंटर केजीएमयू भेजा गया है। अभी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और इधर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान और अन्य हमारे जो नागरिक सुरक्षा संगठन के लोग लगे हुए हैं। हर स्थिति में लोगों को हमें जिंदा बचाने की चुनौती है, इसलिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। रामेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेंद्र, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, ये 4 मंजिला अपार्टमेंट जो गिरा है, इसमें अभी तक कितने लोग अभी और फंसे होने की आशंका बताई जा रही है? कितनों को बचा कर निकाला गया है? वजीर हसन रोड पर स्थित अलाया अपार्टमेंट इमारत गिरी है। हेलो ऋतु, मेरी सुन पा रही है आपको? जी रामेंद्र। जी रामेंद्र, क्या अपडेट है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। ऋतु, ये वजीर हसन रोड पर इमारत जो गिर गई है, और ये कोई बहुत पुरानी इमारत नहीं थी। बताया जा रहा है कि बेसमेंट पे काम चल रहा था और कई दिनों से आवाजें आ रही थी, कई छोटे छोटे धमक सुनाई पड़ रही थी, लेकिन ये अंदाजा किसी को नहीं था कि इमारत गिर जाएगी। हमें लग रहा है बेसमेंट पे जो काम कर रहा है उसके कारण भूकंप आया और उसका प्रभाव ज्यादा रहा है। और इससे कई महत्वपूर्ण लोग हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है गीता नागर, कांग्रेस के नेता है, उन सबके परिवार उसमें है। वो महत्वपूर्ण एरिया है जहाँ एक बड़ी आबादी रहती है, तो उनके परिवार फंसे हुए, उनके परिवार को दोबारा से आ रहे हैं, तो अंदर नहीं जा पा रहे। सारे लोगों को सिविल एडमिट कराया गया, जो लोग निकाले गए हैं। ये प्रशासन ने पुष्टि नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 लोगों की डेथ हो गई है और कई लोग अभी मलबे में फंसे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को वहां लगा रखा है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को लगा रखा है और इस तरीके से पूरी टीम लगातार काम कर रही है। थोड़ा एहतियात यहाँ बरतने की जरूरत है। हालांकि ग्रीन गैस का यहाँ सप्लाई नहीं था, आप लोगों ने चेक कर लिया है, लेकिन घर में जो गैस सिलेंडर्स यूज कर रहे हैं तो वो भी इसके अंदर दबे हैं। तो हमें इसके लिए एहतियात और सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है बेसमेंट में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, कोई बिल्डिंग वगैरह भी, क्या वो भी वजह हो सकती है? अभी तक कुछ पता चला नहीं। इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, इट इज टू अर्ली। ये जल्दी होगा कमेंट करना कि वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था तो किस तरह का चल रहा था। माइनर रिपेयर वर्क है तो उससे तो ज्यादा असर नहीं पड़ता है। स्ट्रक्चरल जो इंजीनियर्स हैं वो भी हम लोगों ने बुला लिए हैं, तो वो आके अपना जो साइंटिफिक ओपिनियन है वो देंगे। जो है मतलब ये मान लिया जाए कि शुरुआती जो जांच है उसके मुताबिक इसको क्या अर्थक्वेक का आफ्टर इफेक्ट? हाँ, अभी तक तो ये जितनी परिस्थितियां बयान कर रही हैं वो एक प्राकृतिक आपदा की तरफ बयान कर रही हैं। रामेंद्र, जो अभी हमने सुना उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बेसमेंट में जो काम चल रहा था उसको शायद अभी एक बड़ा कारण नहीं माना जा रहा है। वजीर हसन रोड, ये लखनऊ के किस हिस्से में ये अलाया अपार्टमेंट है जहां पर ये इमारत ढही है? साथ ही साथ इस इमारत में अभी और कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है? इधर पुराना इलाका है, वजीर हसन रोड है, रिहायशी पुराना इलाका है। अगर पुराने लखनऊ की बात की जाए तो पुराने लखनऊ में आने वाला हिस्सा है। इस ये इमारत कोई बहुत पुरानी नहीं थी, 20-25 साल पुरानी इमारत है।
अभी वापसी बात जो कह रहे हैं कि उसको बेसमेंट पे काम करना आवश्यक नहीं कि उसके कारण इमारत गिरी हो। बेसमेंट पे अगर खुदाई के कारण काम चल रहा है, बेसमेंट और कोई कारण होगा तो भी एक आधार है, क्योंकि अगर कोई इमारत इतनी पुरानी इमारत नहीं थी कि भूकंप के झटके में 5.4 में गिर जाती, ये संभव नहीं लग रहा है। कोई न कोई बड़ा कारण निकल करके आएगा, क्योंकि जांच का विषय है। लेकिन इसमें कई बड़े परिवार रहते थे, जिसका हैदर का परिवार है, जो काफी नेता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का परिवार है, वो उसमें फंसा हुआ है। और जिन लोगों को ले जाएगा उनमें अभी प्रशासन ने हालांकि कुछ नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि इन लोगों की डेथ हो गई है। तो अब लगातार काम कर रहा है, SDRF NDRF को लगाया गया है, वहां को मंत्रियों को मुख्य में तैनात कर रखा है, सुविधा और पूरी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही कि किसी तरीके से जान बचाया जा सके। पहली प्राथमिकता प्रशासन की है कि मलबे में अगर फंसा है तो उसको बचाया जा सके। दूसरी है कि अगर सिलेंडर वगैरह ऐसी दोबारा फिर विस्फोट हो तो वो सारी चीजों को भी देख रही है SDRF कैसी परिस्थितियां आए। तो आज जो शुरुआती दौर है वो ये इनपुट है मौका का। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र इस पूरे इनपुट के लिए। लखनऊ के वजीर हसन रोड पर स्थित आलिया अपार्टमेंट की 4 मंजिला इमारत अचानक ढह गई है, जिसमें कई लोग अभी फंसे हुए हैं। 3 लोगों की जान जा चुकी है। NDRF, SDRF और पुलिस बचाव कार्य में लगी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए DD न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई।
अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 250 वार्डों पर चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी ने 134 वार्डों पर जीत दर्ज की। वहीं इसके साथ ही बीजेपी को इस चुनाव में कुल 104 वार्ड पर जीत मिली थी। 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिला है। इसी पर आज हमारा विशेष आधारित है दिल्ली मेयर चुनाव का सियासी संग्राम। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुजा कपूर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सिद्धार्थ शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो हम रुख करना चाहेंगे सिद्धार्थ जी आप ही का। दिल्ली में आपकी सरकार एमसीडी चुनाव में आपको सबसे ज्यादा जीत हासिल हुई है, उसके बाद भी दिल्ली को मेयर देने में इतनी देरी क्यों? रितु जी, बात ऐसी है कि आप ही ने अभी बताया कि करीब 1.5 महीना पहले दिल्ली में चुनाव हो गए हैं। पूरी भारत की जनता जानती है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, और अभी तक अगर 1.5 महीने के बाद भी आप मेयर का चुनाव नहीं करवा रहे हैं तो ये सारा का सारा दिल्ली में सब जानते हैं प्रशासन जो है वो एलजी के हाथ में होता है। अब समस्या ये है कि आज जो वहां पर घटनाक्रम चला, आम आदमी पार्टी के 115 वोट थे, भाजपा के 113 वोट थे। वोटिंग करवा लेते, बात खत्म हो जाती। दिक्कत यह हो रही है कि भाजपा में जो भा है ना, वो भारतीय भगोड़ा पार्टी हो गई है, भगोड़ा जनता पार्टी हो गई है। श्री रामचंद्र जी जो हमारे प्रभु हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी, अयोध्या में उनके पास वैध सत्ता होते हुए भी उन्होंने सत्ता का त्याग सिद्धार्थ जी दिल्ली की ही बात करते हैं। सिद्धार्थ जी राजनीतिक कटाक्ष करिए, राजनीतिक कटाक्ष करिए, दिल्ली की बात करिए। अयोध्या, रामचंद्र जी, भगोड़ा पार्टी, इस पे ना बात करें तो अच्छा है। जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर उनको 115, तो यहाँ पर मैं आपको, जब गंभीर बात हो रही है ना, तो गंभीर मुद्दे बताता हूँ। हाँ, तो गंभीर बात ही करिए ना सर, गंभीर बात करिए फिर आप। जी से सीखना चाहिए। भाजपा को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रास्ते पर चलना चाहिए। जब उनके पास 1 वोट भी कम था तो उन्होंने सत्ता छोड़ दी थी। ठीक है, सब लोग ठीक है सिद्धार्थ जी, आपने बता दिया, सिद्धार्थ जी आपने बता दिया ना। अब अनुजा जी से पूछ लेते हैं। अनुजा जी आपके विधायक कहते हैं सौरभ भारद्वाज कि हम दिल्ली को चमकाने का काम शुरू करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी करने नहीं दे रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आम आदमी पार्टी का काम ही यही है कि दंगाई करें, हम दंगा करें। और इनका काम 6 जनवरी को भी यही था कि इन्होंने दंगा किया, और ये दंगा करके दिखाना चाहते थे। जिस तरह से आज ये एजुकेशन मिनिस्टर इनके हैं, बच्चों के सामने यही प्रेजेंट करते हैं कि जब हाउस चलता है एमसीडी का तो कैसे चलता है, यही तो ये बताना चाहते हैं। खड़े हो जाओ बेंचों के ऊपर, खड़े हो जाओ कुर्सियों के ऊपर, नारेबाजी करो, माइक तोड़ दो। और आज इन्होंने यही किया। अब ये फिर यही कर रहे हैं कि इन्होंने जानबूझकर यहां पर सदन ना चलने की कसम इन्होंने खाई है। हम तो पूरा चाहते थे और हम तो आए। अनुजा जी आम आदमी पार्टी ने 134 वार्डों में जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी कहती है मेयर तो हमारा ही बनेगा, तो आप उन्हें डरा देते हैं बार बार। आप ये कहते हैं और आम आदमी पार्टी फिर ये सोचती है कि इसका क्या मतलब है। तो मनोनीत पार्षदों का डर है या नियमों में जो पेच है वो डरा रहा है? आखिर डर है कहां पे आम आदमी पार्टी को? 150 तो इन्हीं के पास हैं, इनके काउंसिलर भी 134, 12 हाँ जी, बहुत बढ़िया। 151 है सिद्धार्थ जी, 151 है। फिर आखिर डर किस बात का है? 151, देखिए ये भी इन्हें पता है। 151 डर क्या है? अगर नियम में सिद्धार्थ जी समय कम है, सिर्फ बात करेंगे नियम कानून पे भी। नियम है मनोनीत पार्षद वोट नहीं करते हैं, तो आखिर मसला है कहाँ, वजह कहाँ है सिद्धार्थ जी? करते हैं और मैं बात नहीं कर पाई हूँ, ये इनकी वजह से मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ अपनी बात। अनुजा जी आपके पास आते हैं। आप भाजपा वाले लोकसभा में भी अपनी बात करेंगे, विधानसभा में भी अपनी बात करेंगे, एमसीडी में भी आप ही चिल्लाएंगे, तो आम आदमी पार्टी को भी 2 मिनट। उन्होंने जो सवाल किया है
आता है। सिद्धार्थ जी समय कम है, शो भी मत होने दीजिए, आप ऐसा कीजिए, शो भी मत होने दीजिए। सिद्धार्थ जी पर वो दोनों बात करते हैं, अगर इस तरीके से चलना है तो मुझे लगता है कि एंकर को करना चाहिए। सिद्धार्थ जी कहीं ना कहीं सिद्धार्थ जी आपने अपनी बात कह ली थी, आपने अपनी बात कह ली, आप बोलिए भाई साहब, आप ही बोलते रहिए। भाजपा के पास 113 वोट हैं। ऐसे आपको भी अलाउ नहीं करूंगी बोलने के लिए, ये गलत है, मैं अलाउ नहीं करूंगी। सिद्धार्थ जी होगी आपकी बात, आप नहीं दोहरा रहे हैं। मैं चाहूंगी अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी कि सिद्धार्थ जी की आवाज को कम करके अगर वो नहीं शांत होते हैं। अनुजा जी आप अपनी बात कहिए, अनुजा जी सिद्धार्थ जी अपनी बात को रिपीट करें, आप अपनी बात कहिए। मैं यही कहूंगी कि और इनको कहिए कि ये थोड़ी देर के लिए चुप करके सुनिए, इतना दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए सर जी। प्रॉब्लम इनकी सबसे बड़ी यही है कि जब ये 151 इनको मालूम है, जब ये वहां पर इन्हीं की है, तो परेशानी इनको ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉस वोटिंग हो जाए, और क्रॉस वोटिंग के डर से जहां पर देखिए मेयर नहीं चुना जाता है, भुगतते हुए देखिए ये कितना चिल्ला रहे हैं। मैं व्यूवर्स को यही दिखाना चाहती हूँ, मैं व्यूवर्स को यही दिखाना चाहती हूँ कि आप डिबेट भी हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही काम एमसीडी के हवाले किया। यही नहीं मेयर बने आपको सीखना चाहिए। इनके पार्षद आप अपनी बारी जब हो तब बात करिए सिद्धार्थ जी, ये तरीका सही नहीं है बात करने का, बहुत गलत चुनाव होने से। हम यहाँ पे एक चर्चा करना चाह रहे हैं, आप चर्चा में सार्थक तरीके से हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। जब अनुजा जी बात कर रही हैं तब आप अपनी बात मत रखिए, आप अपनी बात कह चुके हैं, आपके पास फिर हम आएंगे। तो हमें अपनी बात करते समय अनुजा जी को रोकने लेकिन का कोई हक नहीं था। दर्शक एक ही को सुन सकता है ना एक बार में, तो आप थोड़ा शांत रहे, उन्हें अपनी बात पूरी करने दें, हम आपके पास आएंगे। प्रमोद जी, राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जनता याद कर रही है वोट की लाइनों में खड़े होने के बाद, इतने दिन के चुनाव के बाद भी आज भी मेयर नहीं मिला, नुकसान दिल्ली की जनता का हो रहा है। देखिए अभी मैं सिद्धार्थ जी की बात सुना था, पिछली बार भी डिबेट में थे, 6 तारीख को जब हंगामा हुआ था तब भी यही बात कह रहे थे। आज वहां पे जब शपथ हो गई, पहले आल्डरमैन ने शपथ ली, और जो पिछली बार उन्होंने विरोध किया था कि उनको शपथ होने पर सारे मेंबर्स की शपथ हो जाए, फिर हंगामा करते उनकी शपथ रुक जाए। अब की सत्या व्यवस्था ठीक थी, शपथ हुई, फिर सारे 250 पार्षदों की शपथ हो गई। डीएमसी एक्ट जो सेक्शन 3 है, उसमें आल्डरमैन को वोटिंग का राइट है, ताकि 2015 में एक दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का है, जिसमें वार्ड कमेटी पे वो टिल्ट कर सकते हैं बैलेंस, वो उनके पास वोटिंग राइट। आज जो कुछ हुआ, कायदे से अगर सदन व्यवस्थित होता तो बड़े आराम से दिल्ली का नया मेयर, अगला जो मेयर होते, चाहे आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता करें, हमारे पास 151 है, सांसद विधायक मिला के जीत जाते। हंगामा कहां से शुरू हुआ? जब उसके बाद जब वोटिंग की बात थी, फिर जो 6 तारीख को आज उसका एक्शन रिप्ले हुआ था, और आज तय मान लीजिए अगली बार जब होगा तब यही हो। या तो आम आदमी पार्टी को डर है क्योंकि यहाँ पे वो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, चंडीगढ़ में 2 बार हो चुका है, कहीं इनके पार्षद क्रॉस वोटिंग ने कर दिया। मेरा मानना है कि बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को दोनों को अपने पार्षदों पे भरोसा करना चाहिए और उनको वोट करने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उनके पास बीजेपी के पास 104, 7, 11, 12, 112 या 113 है और आपके पास 151 है, तो गैप तो बहुत लंबा है, 37 सीट का है, तो वोटिंग होने दीजिए भाई। हंगामा तो दोनों लोग, इनका खाली बीजेपी के लोग थोड़ी चिल्ला रहे थे, तो आम आदमी पार्टी भी उतना ही चिल्ला रहे थे जितने वो चिल्ला रहे थे। सिद्धार्थ जी, वोटिंग से डर क्यों लग रहा है आम आदमी पार्टी को? आप जीत के सबसे ज्यादा वार्डों में आपकी जीत हुई है, एकदम निष्पक्ष तरीके से वोटिंग हो रही है, इसमें डर किस बात का है? डर के अंतरात्मा की आवाज से हो जा रहा है आपको? प्रमोद सिंह जी ने बिल्कुल वजह फरमाया कि जब चुनाव होना ही है तो क्रॉस वोटिंग होगी या नहीं होगी, चुनाव हो जाने दीजिए। दर्शक, दूरदर्शन के दर्शक बहुत गंभीर होते हैं। जब तक कहीं पर भी विधानसभा या लोकसभा या किसी भी सदन में जब तक मेयर चुना नहीं जाता है, जब तक प्रधानमंत्री पीठाधिपति नहीं चुना जाता है, तब तक व्यवस्था चलाने का काम प्रशासन का होता है। तो सबसे पहले आज के डेट में, अभी के क्षण में व्यवस्था एलजी के हाथ में है। उनका यह काम है कि मेयर का चुनाव हो जाने दें।
मेयर का चुनाव अगर हो जाएगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के पार्षद वहां पर बैठे हुए थे। जैसा कि आपने कहा, आज पूरा का पूरा दुनिया ने टीवी पर देखा, मीडिया में देखा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। नारेबाजी, हंगामा, चिलम शेम कौन कर रहा था, ये आप बताइएगा, आप बताइए। शेम किसने शुरू करी? मुझे दुख है इस बात का कि यहाँ पर बैठकर भी हाईजैक करना, मीडिया की डिबेट को हाईजैक करना और लोगों को वीडियो व्यूवर्स को गलत बात बताना, ये गलत है। आम आदमी पार्टी ने अनुजा जी 30 सेकंड दीजिए सिद्धार्थ जी को अपनी बात पूरी करने के लिए। ऋतु जी, ये मैं जब बोलती हूँ ये साथ साथ में बोलते हैं, ऐसे नहीं हो डिबेट में नहीं आ सकता। नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल आए थे आप बिल्कुल आ रहे हैं बार बार, और मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। देखिए, आप दोनों लोग नहीं बोलने दूंगी। 151 लोग बोलते आए हैं, और यही इनकी दिक्कत है कि क्रॉस वोटिंग का डर है। प्रमोद जी वोटिंग को लेकर, सदन की गरिमा को बनाए रखने को लेकर, ये दोनों ही पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी, हर दिन जब मेयर के लिए इकट्ठा होते हैं सारे पार्षद, उसके बाद एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। रास्ता क्या है? डर चाहे नियमों का हो, डर चाहे एंटी डिफेक्शन लॉ का ना इस्तेमाल होना हो, कि वॉइस वोट से न हो कि भाई सीक्रेट बैलेट वही करा ले, चुपचाप करा ले, मेयर चुना जाएगा। आपके पास 151 तो डर किस बात का है? और बीजेपी को भी सीधा पता है कि उनके पास बहुमत नहीं है। दिल्ली की जनता अगर जो नगर निगम, चूंकि साफ सफाई, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, बहुत से स्ट्रीट लाइट्स, बहुत की जिम्मेदारी होती है, तो अगर वो चुनाव होने के बावजूद भी अगर एमसीडी के पार्षद अपने अधिकार का उपयोग न कर पाए मेयर का चुनाव, ये तो फिर जो दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप है और विपक्ष बीजेपी, दोनों को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जनता तो आपके ऊपर भरोसा हट जाएगा। एक दिन नहीं आएगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा कोई, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वो वहां पे फौज लगेगी, फिर दिल्ली के मेयर का चुनाव होगा। मुझे तो आने वाले समय में यही दिख रहा है, क्योंकि वोटिंग के थ्रू मेयर का चुनाव नहीं होता। 2 बार हो गया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तीसरी बार वही होगा जो आज हुआ था और फिर 6 जनवरी को हुआ। देखिए, दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा निराशा होगी जिस उम्मीद के साथ दिल्ली की जनता ने आप लोगों को वोट दिया है, उसके बावजूद भी आप दोनों ही पार्टियां जिम्मेदारी से दिल्ली को मेयर देने में अभी तक असफल दिखाई दी हैं। 2 बार ये कोशिश की जा चुकी है। इंतजार है दिल्ली वालों का कि जल्द आप लोगों की सूझबूझ से उनको उनका मेयर मिलेगा। धन्यवाद इस पूरी चर्चा में आप तीनों का हिस्सा लेने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए न्यूज़ 9। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड का इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2023 की शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से कर्नाटक के एरोस्पेस इंडस्ट्री को फायदा होगा। कर्नाटक हमारे देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले राज्यों में सबसे आगे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की। बैठक के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि चीनी उद्योग को ताकत देने और सशक्त बनाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और किसानों को इसका फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद सुक्खू की प्रधानमंत्री से ये पहली मुलाकात थी। पिछली बार हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू को कोविड होने की वजह से वो पीएम मोदी से मुलाकात नहीं कर पाए थे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। विदेशी नागरिकों ने किताबों के पन्नों में 90,000 अमेरिकी डॉलर छिपाए थे। इसके साथ ही उनके पास से 2.5 किलोग्राम से अधिक सोना भी बरामद किया है। यात्रियों को गिरफ्तार कर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।